हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो टर्म नंबर 1 एग्ज़ाम जो होने वाला है, उस टर्म 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। साइंस सब्जेक्ट का, क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर टर्म 1 का प्रथम सर्वाधिक एग्जाम जो होने वाला आप लोग का क्लास 10th अभी नवंबर दिसंबर में होने वाला है। तो इसमें से याद रखिएगा 22-23 आप लोग का सेशन है। इसमें से कंप्लीट करेंगे साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 जो है फिजिक्स में आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक बने रहेगा और अपने दोस्तों के पास प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे इस चैनल में आप लोग को क्लास 8th 9th और 10th का टोटल वीडियो हमेशा आप लोग को मिलते रहेगा। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं MCQ यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे हम लोग, कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन देखेंगे। फिर अगले वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन विथ ऑप्शन के साथ आप लोग है ना, ताकि कन्फ्यूजन आप लोग को नहीं होगा। देखिए बोला है कि वस्तुओं का दृश्यमान बनता है। तो दृश्यमान कैसे बनता है? प्रकाश रहता है तो बनता है, दृश्यमान होता है ना, तभी कोई वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। प्रकाश के कारण ही कोई वस्तु को हम लोग क्या होते हैं, देख पाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 3rd इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को करता है। तो देखो कोई भी दर्पण, मान के चलो ये दर्पण है, अपने पर प्रकाश पड़ने वाले दर्पण को क्या करता है? हमेशा परावर्तित कर देता है। मतलब क्या करता है? रिटर्न कर देता है। जैसे इधर से कोई प्रकाश जाएगा ना, तो क्या कर देगा? उसको आपस में रिटर्न कर देगा। क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा। उसको क्या बोलते हैं? परावर्तित कर देगा। मतलब उधर से जाएगा और उधर क्या कर देगा? परावर्तित। इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका चौथा क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। पहला नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। दूसरा नियम, आपतन बिंदु तथा आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही सतह में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण जो बड़ा होता है, या आपतन कोण छोटा होता है परावर्तन कोण से, या आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, या आपतन कोण बटे परावर्तन कोण। तो आप लोग जब पढ़े होंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो आप लोग याद होगा कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 3rd इज क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो याद रखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण यदि 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 60 डिग्री। इसका ऑप्शन 3rd इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण है। देखिए आपतित किरण मतलब आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और परावर्तित किरण मतलब लौटने वाली किरण क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। और दोनों के बीच में, ध्यान से देखिए, दोनों के बीच में 90 डिग्री है बना है। कितना नंबर है? 90 डिग्री। तो दोनों के बीच वाला देखिए, इसका बीच यही होगा ना, तो इधर बटेगा 45 बटेगा और इधर कितना बचेगा? 45। तब का 45 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। तो परावर्तन के नियम जो होता है ना, समतल दर्पण पर भी लागू होता है और अवतल दर्पण भी लागू होता है और उत्तल दर्पण पर भी लागू होता है ना। यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सभी। यानी सभी परावर्तक सतह पर समतल का परावर्तन का नियम लागू होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ क्या कहलाता है? तो उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ का मतलब होता है सतह, है ना। उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ सतह क्या कहलाता है? वह हमेशा दर्पण कहलाता है। अगर पॉलिश यदि इधर नहीं कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा? वह लेंस बन जाएगा। लेंस मतलब आर पार हम लोग देख सकते हैं, और दर्पण में हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पिछवाड़ा साइड में क्या कर देते हैं हम लोग? पेंट कर देते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड का क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे दर्पण कहते हैं, उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ पृष्ठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? हमेशा काल्पनिक बनाता है, रियल में नहीं बनाता, हमेशा क्या बनाता है? काल्पनिक बनाता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 इज क्या आ जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है
समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? हमेशा आभासी और क्या बनेगा? सीधा बनेगा। हमेशा आभासी और क्या बनेगा? सीधा। आभासी और सीधा बनेगा। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो वह कैसा दर्पण होगा? मतलब कोई भी प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? उसका छाया, है ना। उसका आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है तो वह कैसा दर्पण में होगा? हमेशा समतल दर्पण में। समतल दर्पण में कोई वस्तु को जब भी देखेंगे ना तो हम जितना बड़ा है आईना के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे? उतना ही बड़ा हम लोग दिखाई देंगे। क्या करेंगे? उतना ही बड़ा हम लोग दिखाई देंगे। तो वस्तु के बराबर कौन छापता है, दिखाता है? समतल दर्पण दिखाता है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? दर्पण के आगे, दर्पण के पीछे, कभी आगे कभी पीछे, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? सीधा। जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि जो समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी एवं सीधा। तो समतल दर्पण में सीधा बनाता है लेकिन ये आभासी होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े है। देखिए ये समझ लीजिए समतल दर्पण है। अरे इससे कितना किलोमीटर, इससे कितना मीटर दूरी से खड़ी है? 100 मीटर, सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर खड़ी है। तो बोला है लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगा? तो देखो जितना सेंटीमीटर दूर आईना से खड़े रहता है तो उसका दुगुना दूरी में उधर बनता है उसका फिगर। तो यहाँ 100 सेंटीमीटर दूर में खड़ा है तो इसका फिगर अंदर में कितना बनेगा? 200 सेंटीमीटर। यानी इधर भी तो 100 सेंटीमीटर दूर बनेगा ना। यदि आईना के इधर 100 सेंटीमीटर है, समझ लीजिए ये क्या है? आईना है। अब इधर कोई लड़का 100 सेंटीमीटर दूर खड़ा है तो इधर इसका इमेज भी कितना दूर बनेगा? 100 सेंटीमीटर। अब देखिए ये लड़का है और इसका क्या है? इसका इमेज यहाँ बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ 100 और यहाँ से यहाँ 100, कितना हो जाएगा आपका? 200। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठीय गोलीय होता है, गोलीय हो, उसे क्या कहते हैं? गोलीय होता है तो उसे हमेशा क्या कहते हैं? उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। परावर्तक सतह गोल तो उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। इसको डिफिनेशन याद रखिएगा, इसको याद हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन कि गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, वक्रित मतलब क्या हो? धंसा हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे अवतल कहते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, ये देखिए ये कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है क्योंकि अंदर की ओर क्या है? धंसा है। ये बाहर साइड में क्या कर दिए? हम पेंट कर दिए। अंदर की ओर धंसा रहेगा तो उसे कौन दर्पण कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण ज्यामितीय केंद्र मध्य बिंदु को कहते हैं। देखो ये है गोलीय दर्पण। क्या है? गोलीय दर्पण का एक भाग है अवतल दर्पण। इसके मध्य बिंदु को याद रखिए, इसके मध्य बिंदु को, इसके मध्य बिंदु क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं, जिसे हम लोग पी से सूचित करते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव। इसे मध्य बिंदु क्या बोलते हैं? हम लोग ध्रुव बोलते हैं। यही इसे क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु। इसे क्या बोलते हैं? ध्रुव। ध्रुव मतलब ऑप्शन नंबर इसका 3 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ध्रुव और वक्रता त्रिज्या केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाले रेखा को क्या कहते हैं? अब इसको ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है? गोलीय दर्पण है। समझ आ रहे हैं कि ये कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण। ये आपका क्या हो गया? ध्रुव। ध्रुव मतलब क्या हो गया? पी हो गया। क्या हो गया? पी। और वक्रता केंद्र इधर होता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाले, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाले रेखा को क्या बोलते हैं? आप लोग को याद होगा। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या बोलते हैं? इसे हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या अक्ष कहते हैं? मुख्य अक्ष। जैसे ये कोई दर्पण है ना, अरे इसके बीच में जो रेखा जाता है ना, वक्रता केंद्र से होते हुए, उसे हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? अरे गोलीय दर्पण के परावर्तक मध्य बिंदु क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। अभी तो बताए नहीं ये क्या है? गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण का एक भाग अवतल दर्पण है। अब इसके परावर्तक सतह, परावर्तक सतह के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु यही हो गया। इसे क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन तो यहाँ भी बोला गया था। देखिए इसमें सेम टू सेम क्वेश्चन बोला गया था। तो देख सकते हैं अगला क्वेश्चन कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? उसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। जिस खोखले का भाग होता है इसे क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। समझ लीजिए ये क्या है? ये एक अवतल दर्पण है ना। ये अभी कोई ना कोई तो गोला का भाग होगा, है ना।
ये कोई ना कोई तो गोलक भाग होगा ना, लेकिन ये आधा कटा होता है, तो इसका कहीं ना कहीं तो केंद्र बनेगा, तो उस केंद्र को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव को प्रायः दर्शाया जाता है। तो ध्रुव किसको बोलते हैं, ध्यान से देखिए, ये गोलीय दर्पण का भाग में से अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण यहाँ बीच वाला बिंदु क्या बोलते हैं, ध्रुव को इंग्लिश में बोलते हैं पी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पी माने पोल, माने क्या हो जाएगा, ध्रुव। तो इसे पी से सूचित करते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को दर्शाया जाता है। देखिए वक्रता केंद्र, ये आपका गोलीय दर्पण का भाग है, एक अवतल दर्पण दिख रहा है। इसके वक्रता केंद्र मतलब समझ रहे हैं ना, वक्रता केंद्र इधर होता है। इसे सी से सूचित किया जाता है। सी मतलब क्या होता है, कर्वेचर। तो इसे सी से सूचित किया जाता है, वक्रता केंद्र को सी से और ध्रुव को पी से। वक्रता केंद्र को सी से और ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, गोलीय दर्पण पी एवं सी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। पी एवं सी के बीच की दूरी को ध्यान से देखिए, तो ये आपका गोलीय दर्पण का एक भाग है, अवतल दर्पण है ना, और यहाँ पर क्या है, पी बिंदु है, यानी पी है, और यहाँ से यहाँ क्या है, सी है। पी और सी के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। आप लोग वृत्त पढ़े होंगे, ये वृत्त, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं ना। इसी प्रकार से ये भी एक गोला का भाग है ना, तो इसके बीच की दूरी क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। यहाँ त्रिज्या नहीं, वक्रता त्रिज्या। ऑप्शन सेकंड आंसर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है, ध्यान से देखिए, कि गोलीय दर्पण में ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सरल रेखा क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। जैसे ये गोलीय दर्पण है, वक्रता केंद्र मतलब सी, और मुख्य अक्ष मतलब यहाँ से मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, जो पोल से होकर हुए जाता है, तो मुख्य अक्ष कहते हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव पर होती है। मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव पर होती है, क्या होती है, अभिलंब होती है। क्या होती है, अभिलंब। ये हमेशा क्या होती है, अभिलंब होती है। क्यों अभिलंब होती है, आप लोग को पता नहीं, क्योंकि ये गोलीय दर्पण है, आप लोग देख सकता है, तो ये हमेशा खींचा जाएगा, हमेशा क्या जाएगा, हमेशा सीधा खींचा जाएगा, ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा खींचा जाता है ना। तो ऐसा क्या होता है, हमेशा अभिलंब होता है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहा गया है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, हमेशा क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोकस। इसको समझिए, गोलीय दर्पण, तो समझ लीजिए ये गोलीय दर्पण है, ये दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, गोलीय दर्पण। ध्रुव एवं वक्रता केंद्र, ये आपका हो गया ध्रुव, बीच वाला भाग आपका क्या हो गया, ध्रुव मतलब पोल। वक्रता केंद्र मतलब यहाँ से यहाँ के बीच के बीच बिंदु को हमेशा क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। वक्रता केंद्र मतलब सी, और यहाँ पी मतलब पोल। सी और पी के बीच के बिंदु को फोकस बोलते हैं। फोकस मतलब फोकस दूरी, तो क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा है, किस गोलीय दर्पण का फोकस आभासी होता है। ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग पीछे पढ़े थे। आभासी किसका होता है, उत्तल दर्पण का हमेशा क्या होता है, आभासी होता है। क्या होता है, आभासी होता है। अगला और लास्ट इस आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एफ कहलाती है। एफ कैसे कहलाएगा, एफ जो कहलाएगा आप लोग अभी बताइए। ये देखिए गोलीय दर्पण का भाग है, और यहाँ पर क्या है आपका, पी है। क्या है, पी है। तो एफ क्या कहलाता है, पी और सी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, एफ। पी और सी के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, हमेशा एफ बोलते हैं। तो पी और सी के बीच की दूरी हमेशा क्या है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एफ कहलाती है। पी तथा एफ के बीच की दूरी, पी तथा सी के बीच की दूरी, तथा पी तथा आर के बीच की दूरी। तो देखो फोकस दूरी पूछा गया ना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सेकंड होगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन में कितना दिया गया है, यहाँ ऑप्शन में 1 नंबर दिया गया है, यहाँ पर गलत दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आज का जितना क्वेश्चन था आप लोग को ईजी तरीके से समझ में आ गया। अगला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और भी हम लेकर आएंगे इस चैप्टर का। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे क्लास 8th, क्लास 9th और क्लास 10th की JCRT बुक और NCRT बुक को हमेशा पढ़ाया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम 8, 9, 10 तीनों क्लास का लेकर आएंगे। अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।